आइए आज हम स्टडी करेंगे स्थिर वैद्युत विभव। इसको इंग्लिश में बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा ये साइंटिस्ट है, इनके बारे में दिया गया है, तो इनको देख लेते हैं। इनका नाम है कांते एलेसांद्रो वोल्टा। तो 1745 से 1827 तक इनका जीवन काल रहा है। ये इटालियन भौतिक विधि हैं। पविया में प्रोफेसर थे, कोई पविया स्थान रहा होगा। वोल्टा ने यह स्थापित किया कि लुइगी गैल्वनी, जो 1737 से 1798 जिनका जीवन काल था, द्वारा दो असमान धातुओं के संपर्क में लटके मेढक के मांसपेशीय ऊतकों में देखी गई जैव ऊतकों का कोई विशिष्ट गुण नहीं है, बल्कि तब भी उत्पन्न हो जाती है जब कोई गीली वस्तु दो असमान धातुओं के बीच रखी जाती है। तो ध्यान से समझने का प्रयास करिए। इन्होंने ये कहा कि कोई लुइगी गैल्वनी नाम के साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने एक प्रयोग किया था। तो दो धातुएं थी जो असमान थी, और दो असमान धातुओं के संपर्क में लटके मेढक, दो असमान धातुएं थी, उनके संपर्क में मेढक को लटका दिया गया। तो मेढक के मांसपेशी ऊतकों में देखी गई जैव वैद्युत, कहने का मतलब ये है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे जो लोहे के जो धातुएं हैं उनसे जो मेढक लटकाए गए हैं, उनमें जो कुल मिला करके बल लग रहा होगा, या कुछ उन्हें विद्युत धारा का अनुभव हो रहा होगा, या वो जो धातुएं हैं, कुछ क्लियर नहीं बता रहा, या वो जो धातुएं हैं उनमें कुछ ऐसा हो रहा होगा जिससे विद्युत आवेश उत्पन्न हो रहा हो, या विभव का अनुभव हो रहा हो। तो कह रहा है वो चीज उनके जो मेढक है उनके जैव ऊतकों का कोई विशिष्ट गुण नहीं था। मतलब जैसे हम ताकत लगा करके किसी वस्तु को ऊपर उठा लें, और उठा करके जब ऊपर उठाएंगे तो नीचे से ऊपर उठाने में उन पर कार्य किया गया, इसीलिए हाथ में हमारे एक विभव में है वो वस्तु, पोटेंशियल में, जिसको स्थितिज ऊर्जा कहते हैं मैकेनिक्स में, यांत्रिकी में। तो अगर हम उसको पत्थर को छोड़ेंगे तो अपनी आप पृथ्वी में गिर जाता है, क्योंकि उसमें उतनी ऊर्जा हमने भर दी, अब वो उसी ऊर्जा से नीचे गिरेगा। तो ये जो ऊर्जा कह रहा है कि भरी गई है, तो जो मेढक थे उसके द्वारा नहीं भरी गई, बल्कि ये कह रहा है कि जैव ऊतकों का कोई विशिष्ट गुण नहीं है, बल्कि तब भी उत्पन्न हो जाती है जब कोई गीली वस्तु दो असमान धातुओं के बीच रखी जाती। कोई गीली वस्तु अगर मेढक की जगह उनके धातुओं के असमान धातुओं के बीच रख दी जाए तो भी मतलब जैव वैद्युत उत्पन्न हो, मतलब जिसे हम जैव वैद्युत समझते हैं वो चीज नहीं है। कोई वैद्युत आवेश होगा या प्रभाव होगा, मतलब विद्युत का, वो उत्पन्न हो जाता है अगर कोई गीली वस्तु बीच में रख दी जाए। अब ध्यान देना यहाँ कि देखिए बार बार कह रहा है असमान धातुओं के संपर्क में, यहाँ भी असमान धातु कह रहा है। तो असमान क्यों कह रहा है? इसलिए कि छोटी और बड़ी होंगी तो विभव का अंतर होगा, ध्यान दीजिए। तो परिवर्तन असमान होगा, ये कहने का। अगर दोनों बराबर होंगी तो विभव बराबर हो जाएगा, तो कैसे अंतर होगा? नहीं होगा, तो विद्युत की जो उसमें अनुभव हो रहा है वो नहीं हो पाएगा। इसमें उन्होंने प्रथम वोल्टीय पुंज या बैटरी का विकास किया। इससे, इसी घटना से उन्होंने प्रथम वोल्टीय पुंज या बैटरी का विकास किया। जैसे बैटरी में क्या होता है, दो खूंटी लगी रहती है, एक को कहते हैं ये धन है, एक को कहते हैं ऋण है, एक को कहते हैं अर्थ है, एक को कहते हैं फेस है। तो उसमें क्या होता है कि जो धन होता है उससे इलेक्ट्रॉन निकाल करके जो ऋण खूंटी है उसमें डाल दिए जाते हैं। कैसे डाले जाते हैं?
हम जब उसको चार्ज करते हैं तब, तो विद्युत की जो धारा है वो ऊर्जा है विद्युत, तो ऊर्जा के द्वारा ऋण इलेक्ट्रॉन निकल के ऋण वाले छोर में चले जाते हैं। धन टर्मिनल होता है ऋण टर्मिनल, तो ऋण टर्मिनल में चला जाता है। अब ऋण पे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई, धन पे कमी हो गई, तो जाहिर बात है कि अधिकता की तरफ से कमी की तरफ चलेंगे। अब धन वाले को कहते हैं उच्च वोल्टेज में है, तो उच्च वोल्टेज में चला जाता है धन वाला सिरा, ऋण वाला निम्न वोल्टेज में। तो जो आवेश होता है तो उसमें ऋण आवेश है तो निम्न से उच्च की ओर प्रवाह होता है, और धन आवेश है तो उच्च से निम्न की ओर प्रवाह होता है। तो ऋण आवेश धन की ओर चलने लगता है। जब कोई तार जोड़ा जाता है तो उसी को कहते हैं बैटरी से करंट प्रवाहित होने लगी। तो उसका कारण यही होता है कि इलेक्ट्रॉन ऋण वाले से धन में जाने लगते हैं ताकि उसको न्यूट्रल किया जा सके। तो इन्होंने सबसे पहले बैटरी बनाया, आविष्कार किया, जिसमें धातु की चकतियों यानी विद्युत द्रावकों के बीच गत्ते की नम चकतियां विद्युत अपघट्ट रखकर एक बड़ा पुंज बनाया था। तो जैसे बैटरी में आपने देखा होगा, कहते हैं 13-12 प्लेट की है, कोई कहता है 14 प्लेट की, कोई कहता है 16 प्लेट की। तो प्लेट रखी रहती है, तो उनके बीच में इन्होंने गीला कुछ पदार्थ रखा। जैसे अब क्या है, उसमें एसिड डाल दिया जाता है, विद्युत अपघट्ट का जो काम करता है, उनको नम रखने के लिए प्लेटों को, प्लेट या चकतियां कह सकते हैं। तो ये प्रैक्टिकल इन्होंने किया। अब देखिए हम लोग पढ़ते हैं स्थिर वैद्युत विभव यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो इसमें देखते हैं, कह रहा है किसी व्यापक स्थिर आवेश विन्यास पर विचार कीजिए। कोई आवेश का विन्यास मतलब क्यू 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 2-3 जगह रखे गए हैं कुछ दूरी पर। हमने किसी परीक्षण आवेश स्मॉल क्यू पर स्थितिज ऊर्जा को किए गए कार्य के पदों में परिभाषित किया था। अभी जब हमने ऊपर पढ़ा था तो उसमें देखिए हमने यही पढ़ा था कि किसी बिंदु स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा क्या दी थी कि किसी बिंदु पर आवेश स्मॉल क्यू की स्थितिज ऊर्जा बाह्य बल विद्युत बल के समान तथा विपरीत, जो बल लग रहा था उसके समान तथा विपरीत बल हमने लगाया था, द्वारा आवेश Q को अनंत से उस बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य के बराबर होती। तो जो कार्य है वही उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो रहा है। तो यहाँ भी बिल्कुल वही स्थित बन जाएगी। तो देखिए कह रहा है कि यह कार्य स्पष्ट रूप से Q के अनुक्रमानुपाती है, क्योंकि आवेश Q पर किसी भी बिंदु पर QE बल कार्य करता है, जहां E आवेश विन्यास के कारण उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र है। इसके पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था W = QE यानी आवेश गुणे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वही कह रहा है कि चूंकि आवेश स्मॉल Q पर किसी भी बिंदु पर QE बल कार्य करता है, जहां E आवेश विन्यास के कारण उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र है, अतः किए गए कार्य को आवेश Q से विभाजित करना सुविधाजनक होगा। तो किए गए कार्य को अगर आवेश E से विभाजित कर दिया जाए तो हमारे लिए ज्यादा सुविधाजनक होगा, क्योंकि परिणामी जो राशि प्राप्त होती है वो Q पर निर्भर नहीं करती है। जो आवेश हम ला रहे हैं परीक्षण आवेश, उस पर निर्भर नहीं करती। तो बचेगा क्या, W = QE होता है। तो अगर Q को W से डिवाइड कर दे तो E बचेगा यानी विद्युत क्षेत्र। तो यह विद्युत क्षेत्र जो है, ये जो हम जहां पर ला रहे हैं उस विद्युत क्षेत्र का प्रभाव है। वहां पर कोई आवेश रखा होगा तो उसका प्रभाव है, जो अनंत से ला रहे हैं उससे मतलब नहीं है। तो इसीलिए कह रहा है कि ये जो विद्युत क्षेत्र है ये इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वही कह रहा है कि क्योंकि परिणाम स्वरूप जो राशि प्राप्त होती है वो Q पर निर्भर नहीं करती। दूसरे शब्दों में प्रति एकांक आवेश पर किया गया कार्य आवेश विन्यास से संबद्ध विद्युत क्षेत्र का
अभिलाक्षणिक गुण होता है। तो ध्यान दीजिए, कह रहा है प्रति एकांक आवेश पर किया गया कार्य। जो आवेश एकांक है, यूनिट में है, तो उस पर जो कार्य किया जाता है तो विन्यास से संबद्ध विद्युत क्षेत्र का एक अभिलाक्षणिक गुण होता है। यानी अगर विद्युत क्षेत्र है और वहां पर हम कोई एकांक आवेश या परीक्षण आवेश ले जाएं तो कार्य करना पड़ेगा। इससे हमें दिए गए आवेश विन्यास के कारण वैद्युत क्षेत्र विभव के कारण स्थिर वैद्युत विभव V की अवधारणा प्राप्त होती है। समीकरण 2.1 में हमें प्राप्त होता है। अब देखें समीकरण 1 में हमको, तो बाह्य बल द्वारा किए गए एकांक धनावेश को बिंदु, बाह्य बल द्वारा किसी एकांक धनावेश को बिंदु R से P तक लाने में किया गया कार्य। R से P तक, ये देखिए फिगर बना है। तो यहाँ R से P तक ये क्यों रखा हुआ है, तो यहाँ से R से P तक लाने में जो कार्य होगा, क्योंकि ये भी धनावेश है, ये भी धनावेश है, तो इसके पास लाएंगे तो ये प्रतिकर्षण होगा। तो यहाँ तक लाने में जो कार्य किया जाएगा। आप ध्यान दीजिए, जब हम पढ़ेंगे तो यही मान के चलेंगे कि ये धनावेश है, इसके पास कोई परीक्षण आवेश लाया जा रहा है तो ये भी धनावेश होगा। अगर आप इसको ऋण आवेश कर दें तो हम फिर परिभाषा बदल जाएगी कि R से P तक लाने में किसी परीक्षण आवेश को R से P तक लाने में जो कार्य प्राप्त होता है, क्योंकि अपने आप खींचा चलाएगा, ऋण को धन की तरफ लाने की जरूरत थोड़ा है। तो जो परिभाषा है वो इस हिसाब से बनाई जा रही है कि ये भी धन है, परीक्षण आवेश तो धन माने जाता है, तो जाहिर सी बात है धन और धन के बीच प्रतिकर्षण होगा, तो इसको लाने में जो कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि प्रतिकर्षण बल है तो इसको लाने में हमें ताकत लगानी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा। तो इन बातों को समझने की जरूरत है कि परिभाषा किस प्रकार से बनाई जा रही है। तो वही बाह्य बल द्वारा किसी एकांक धनावेश को बिंदु R से P तक लाने में किया गया कार्य, तो किया गया कार्य W हो जाएगा जो स्थितिज ऊर्जा है, तो Vp पर माइनस Vr पर, जो स्थितिज ऊर्जा है वही उसका विभव है, तो ज्यादा में कम उसके पास लाए हैं तो ज्यादा है, तो Vp माइनस Vr बराबर स्थितिज ऊर्जा वही जो हमने बताया। स्थितिज ऊर्जा देखिए यहाँ पर किसी बिंदु आवेश को लाया जा रहा था, तो बिंदु आवेश को लाने में जो ऊर्जा संचित होगी वही स्थितिज ऊर्जा होगी, और बिंदु आवेश का नाम नहीं लिया जा रहा तो वही आवेश है। और जब बिंदु आवेश का नाम ले लिया जाएगा तो स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। तो स्थितिज ऊर्जा P बिंदु पर माइनस स्थितिज ऊर्जा R बिंदु पर बटे Q हो जाएगा। यहाँ Vp तथा Vr बिंदु P तथा R के स्थिर वैद्युत विभव। अब देखिए क्या कह रहा है कि ध्यान दीजिए, यहाँ भी पहले की भांति विभव का वास्तविक मान उतना महत्वपूर्ण नहीं होता जितना कि भौतिक नियमों के अनुसार विभवांतर महत्वपूर्ण होता है। ध्यान दीजिए, P और R के बीच अगर विभव का अंतर नहीं है तो कार्य नहीं होगा, क्योंकि जब विभव का अंतर नहीं होगा तो कोई बिंदु आवेश P से Q तक नहीं आएगा, P से R तक नहीं आएगा, R से P तक नहीं आएगा। तो वही कह रहा है कि यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ भी पहले की भांति विभव का वास्तविक मान उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि भौतिक नियमों के अनुसार विभवांतर महत्वपूर्ण है, यानी दोनों के बीच जो विभव का अंतर है। यदि पहले की भांति, अब जैसे हम कोई पत्थर लेकर के नीचे से छत पे चढ़ते हैं तो पृथ्वी अपनी ओर खींचती है ऐसा माना जाता है, तो जब हम उसके विपरीत चढ़ के छत पे जाते हैं तो चूंकि पृथ्वी का विभव ज्यादा है और ऊपर छत पे जाते हैं तो विभव कम हो जाता है, इसीलिए जब छत पे पहुंच जाते हैं तो पत्थर छोड़ते हैं तो अपने आप
मतलब पृथ्वी का विभव मान लीजिए कम है। अब क्योंकि जो पत्थर ले गए हैं वो तो हमें पता नहीं है कि धन है कि ऋण है, हालांकि यहाँ पर ये गुरुत्वीय विभव की बात हो रही है तो धन ऋण की हम बात नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी पृथ्वी का विभव ज़्यादा होगा तभी हम छत पे चढ़ के पत्थर छोड़ देते हैं तो अपने आप पृथ्वी में गिर जाता है, क्योंकि इसका विभव ज़्यादा है तो उसको खींच लेते हैं। मतलब विभव कम है तो उच्च विभव में हम लोग पहुंच गए तो उच्च विभव से पृथ्वी में अपने आप गिर जाता है, क्योंकि पृथ्वी का विभव कम होगा। गुरुत्वीय विभव की बात करें तो यहाँ पर ये महत्वपूर्ण नहीं है कि पत्थर कितना छोटा बड़ा है, जैसे यहाँ पे कह रहा है कि ये मेन मतलब ये नहीं कि विभव कितना है, कितना विभवांतर है, विभव में अंतर कितना है ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये कहना कि जितना विभव में अंतर होगा उतना ही ज्यादा कार्य प्रभावित होगा। तो देखिए आगे देखते हैं, कह रहा है यदि पहले की भांति हम अनंत पर विभव को शून्य चुने तब समीकरण 2.4 को यह उपलक्षित होता है कि अब अगर जैसे पहले में किए थे कि P पर हम इनफाइनाइट मान लिए थे, अनंत मान लिए थे, 0 मान लिए थे वहां पर विभव, तो इसी प्रकार हम अनंत को अगर विभव को शून्य मान ले तब क्या होगा। तो वाह्य बल द्वारा किसी एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य बराबर उस बिंदु पर स्थिर वैद्युत विभव। वही बात आ गई कि जो कार्य करने में हम पत्थर जो जमीन से लेकर के छत पे गए तो उसमें जो काम किए ले जाने में वही उसमें विभव के रूप में संचित हो गया या स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो गया, जैसे यहाँ दिखाया गया। तो वही हमारा जो कार्य है उसमें इकट्ठा हुआ वही विभव हो जाएगा। अब देखिए दूसरे शब्दों में स्थिर वैद्युत क्षेत्र के प्रदेश के किसी बिंदु पर जहां पर बल का अनुभव हो सके वही विद्युत क्षेत्र है। तो स्थिर वैद्युत विभव V पर न्यूनतम कार्य है जो किसी एकांक धनावेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया गया है। अब ध्यान दीजिए, हमारी बात को फिर समझिए कि देखिए सब प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, R से P तक लाया जा रहा है तो वो भी परीक्षण आवेश है और परीक्षण आवेश को धन आवेश माना जाता है। तो इसलिए इसी के हिसाब से परिभाषा लिखी गई, आप इसको ऋण कर देंगे तो बदल जाएगा पूरा खेल। तो जैसे बुक में लिखा उस हिसाब से याद करें ताकि लिखने में भी और समझने में भी आसानी रहे। तो देखिए यहाँ पर ये R बिंदु है, यहाँ पर P बिंदु है, कितने पथों से लाया जा रहा है, कितने रास्ते से लाया जा रहा है, ये दिखाने के लिए कि देखिए कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। तो वही कह रहा है कि दूसरे शब्दों में स्थिर वैद्युत क्षेत्र के प्रदेश के किसी बिंदु पर स्थिर वैद्युत विभव V पर वो न्यूनतम कार्य है जो किसी एकांक धनावेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया जाता है। तो ये हमारी परिभाषा बन गई। अब देखिए स्थिर ऊर्जा के विषय में पहले की गई विशेष टिप्पणी विभव की परिभाषा पर भी लागू होती है। यदि एकांक परीक्षण आवेश पर किया गया कार्य ज्ञात करने के लिए हमें अत्यल्प परीक्षण आवेश डेल्टा क्यू लेना होता है तो इसे अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य डेल्टा डब्ल्यू ज्ञात करके डेल्टा डब्ल्यू बटे डेल्टा क्यू अनुपात का मान निर्धारित करना होता है। साथ ही पथ के प्रत्येक बिंदु पर बाह्य बल उस बिंदु पर परीक्षण आवेश पर लगने वाले स्थिर वैद्युत बल के बराबर तथा विपरीत होना चाहिए। ये देखिए कुछ मापदंड। तो जाहिर सी बात है कि प्लस है, प्लस को लाएंगे तो ये इसको ढकेलेगा क्योंकि प्रतिकर्षण है, तो जिधर ला रहे हैं तो ये दूर जाने के प्रयास करेगा। तो इसका मतलब है कि इधर अगर प्लस रखा जाए तो ये दूर जाएगा, यानी बल दूर की ओर लगेगा और हम पास की ओर ला रहे हैं। तो इसीलिए कह रहा है कि साथ ही पथ के प्रत्येक बिंदु पर बाह्य बल उस बिंदु पर परीक्षण आवेश पर लगने वाले स्थिर वैद्युत बल के बराबर तथा विपरीत होना चाहिए, तब ये परिभाषा लागू होगी। इसीलिए हमने कहा कि चिन्ह बदल देंगे तो बात बदल जाएगी।
अब डेल्टा W अपान डेल्टा Q करेंगे तो विद्युत क्षेत्र निकल आएगा, जैसा अभी हमने पीछे पढ़ा है। तो देखिए बता रहा है कि चित्र 2.2 में क्या है, किसी आवेश विन्यास के कारण स्थिर वैद्युत क्षेत्र द्वारा परीक्षण आवेश स्मॉल q पर किए गए कार्य के पथ पर निर्भर नहीं करता, यह केवल अंतिम तथा प्रारंभिक स्थितियों पर निर्भर करता है। चाहे जहाँ से लाएं, यहाँ से यहाँ तक लाएंगे तो जो कार्य होगा, जैसे छत पे अगर आप चढ़ रहे हैं तो किसी भी तरीके से चढ़िए, सीढ़ी लगा के चढ़िए, जीना से चढ़िए, उड़ करके उछल के चढ़ जाइए, वो जहाँ पर पहुँचेगी वस्तु तो स्थिर ऊर्जा उसकी वही रहेगी। अब बिंदु आवेश के कारण विभव। तो बिंदु आवेश के कारण विभव क्या होगा, तो इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो बिंदु आवेश के कारण विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो मूल बिंदु पर अब देखिए फिगर बना दिया है, यहाँ पर ये कोई मूल बिंदु O है, यहाँ पर कैपिटल Q चार्ज रखा है, धनावेशित है। अब यहाँ से कोई इनफाइनाइट से पॉइंट चार्ज लाया जा रहा है, तो इसको ध्यान दीजिएगा, समझ में सब आएगा। तो मूल बिंदु पर स्थित किसी बिंदु आवेश Q पर विचार कीजिए, जैसा चित्र 2.3 में बताया गया है। सुस्पष्टता की दृष्टि से Q को धनात्मक लीजिए। देखिए बता दिए ना, सुस्पष्टता मतलब अच्छा लगे, स्पष्ट रूप से समझ में आए। हम बिंदु P पर मूल बिंदु से स्थित सदिश R के साथ विभव निर्धारित करना चाहते हैं। तो कोई स्थित सदिश R है, देखिए ये स्थित सदिश R है, तो R का मतलब है इस बिंदु से इस P तक की वो दूरी है जो हमें ये दिशा बताती है कि कोई आवेश लाया जाएगा तो उस पर बल किधर को लगेगा, या बल की दिशा क्या होगी, और जो आवेश लाया जा रहा है उसकी दिशा क्या होगी। तो चूंकि दिशा की बात आ गई इसलिए इसका नाम स्थित सदिश कहा जा रहा है, पोजीशन वेक्टर। तो इसके लिए हमें एकांक धनावेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य का परिकलन करना चाहिए। तो कह रहा है अगर स्थित सदिश R के कारण इस बिंदु P पर अगर हम विभव निकालना चाहते हैं तो हमें अनंत से कोई बिंदु आवेश को इस P बिंदु तक लाना चाहिए। तो जो कार्य करना पड़ेगा वही वैद्युत विभव होगा, स्थिर वैद्युत विभव होगा। तो वही कह रहा है कि हम बिंदु P पर मूल बिंदु से स्थित सदिश R के साथ विभव निर्धारित करना चाहते हैं, इस R से दूरी के साथ। तो अब अनंत से यहाँ तक ले आए कोई बिंदु आवेश, तो जो कार्य करना पड़ेगा वही विद्युत विभव के रूप में उसमें संचित होगा। तो देखिए कह रहा है Q इज ग्रेटर देन 0। तो जो Q यहाँ पर रखा है इसका मान 0 से ज्यादा है। परीक्षण आवेश पर प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य धनात्मक होता है। ध्यान दीजिए, अगर कोई परीक्षण आवेश है तो उस पर प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य को हम धनात्मक लेंगे, ठीक ना, कि धनात्मक मानेंगे कि परीक्षण आवेश को यहाँ से P बिंदु तक लाने में जो काम किया जाएगा वो धनात्मक माना जाएगा प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध, क्योंकि काम करना पड़ रहा है तो धनात्मक। अगर ये ऋणात्मक होता तो लाने में प्राप्त होता तो ऋणात्मक होता। तो ध्यान दीजिए, जब हमें करना पड़ेगा तो धनात्मक मानेंगे, जब प्राप्त हो जाएगा तो ऋणात्मक मानेंगे। जैसे हम लोग ऊष्मा गतिकी पढ़ रहे थे केमिस्ट्री में, तो निकाय पर कार्य किया जाता था तो धनात्मक होता था क्योंकि वो निकाय में जुड़ता था, और अगर निकाय के द्वारा किया जाता था तो ऋणात्मक होता था। तो वैसे यहाँ भी समझिए, चूंकि किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता, हम अनंत से बिंदु P पर तक अरीय दिशा के अनुदिश कोई सुगम पथ का चयन करते हैं। अरीय का मतलब रेडियल, त्रिज्यीय। चूंकि ये बिंदु आवेश है तो हम ये मान के चल रहे हैं कि ये बहुत बड़ा गोला अगर होता तो चाहे जिधर हम चलते इसकी त्रिज्या के अनुदिश ही चलते। ये देखिए त्रिज्यीय, चाहे जिधर चले ऐसे। तो ये कह रहा है इसके अरीय मतलब त्रिज्यीय चलना है। तो इसको देते हैं, चयन करते हैं। तो पथ के किसी मध्यवर्ती बिंदु P डैश पर किसी एकांक धनावेश पर स्थिर वैद्युत बल। तो यहाँ मान लीजिए यहाँ से हम अनंत से
यहाँ P डैश, P कोई बिंदु है जिसको P डैश मान लिया, ये P है, तो यहाँ पर हम समझने का प्रयास करते हैं। और जो बिंदु आवेश लाया जा रहा है वो +1 कूलाम है और यहाँ पर लाया जा रहा है P डैश बिंदु पर। तो जब हम लाएंगे तो चूंकि ये धन आवेश है, धन आवेश है, तो इस पर विपरीत दिशा में प्रतिकर्षण बल लगेगा। आरीय दिशा में ही लगेगा, त्रिज्यीय दिशा में, रेडियल डायरेक्शन में। तो कितना बल लगेगा वो, तो बल बराबर क्या होता है कूलाम के नियम से, 1/4πε0 जो आवेश है Q1 Q2/r²। तो 1/4πε0 हो गया, एक आवेश Q है, दूसरा 1 कूलाम है, तो Q1 की जगह Q, Q2 की जगह 1 कूलाम अपान r डैश का स्क्वायर। r डैश दूरी पर कह रहा है हमको बताना है, तो ये दूरी यहाँ से O से P डैश तक r डैश दूरी है, देखिए, तो r डैश रख दिया। अब चूंकि ये दिशा जो हमने एक सदिश लिया है, दिशा r है, तो चूंकि ये सदिश राशि है स्थिर वैद्युत बल, ये दिखाने के लिए यहाँ पर एकांक सदिश या यूनिट वेक्टर का गुणा कर देंगे ताकि पता चले कि ये रेडियली r है, मतलब आरीय दिशा में है, दिशा बताने के लिए। तो r कैप का गुणा कर दिए। यहाँ देखिए अब नीचे बता भी रहा है कि यहाँ r डैश कैपिटल R है, मतलब ये सदिश को बता रहा है कि सदिश है। OP डैश के अंदिश कोई एकांक सदिश है। इस बल के विरुद्ध r डैश से r डैश प्लस डेल्टा r डैश तक एकांक धनावेश को ले जाने में किया गया कार्य। अब देखिए ये r डैश है, कोई ये दूरी r डैश, अब r डैश प्लस डेल्टा r डैश तक एकांक धनावेश को ले जाने में किया गया कार्य। तो अब ये जो है इसमें जोड़ रहा है r डैश को में डेल्टा r डैश को, तो डेल्टा r डैश कितना है, यहाँ से यहाँ तक है, ये यहाँ से यहाँ तक, इस दूरी को डेल्टा r डैश मान रहा है। अब यहाँ पर देखिए जो लिखा है r डैश प्लस डेल्टा r डैश, तो अगर हम इसको समझें तो देखिए r डैश तो ये दूरी हो गई, अब प्लस डेल्टा r डैश है तो ये इधर होना चाहिए ना, इसमें इधर दिखा रहा है, तो ये माइनस डेल्टा r डैश तक होना चाहिए था, परंतु दिखा रहा है तो हम उसी हिसाब से समझें कि यहाँ रहा होगा तो r डैश प्लस डेल्टा r डैश है, तो इस बल के विरुद्ध r डैश से r डैश प्लस डेल्टा r डैश तक एकांक धनावेश को ले जाने में किया गया कार्य। इसको इस तरह लिखना चाहिए कि r डैश प्लस डेल्टा r डैश से, इधर अगर रहा होता डेल्टा r डैश से r डैश तक ले जाने में, धनावेश को ले जाने में किया गया कार्य। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर थोड़ा सा त्रुटि है, देखें तो ये समझने का प्रयास करिए कि डेल्टा r डैश हमको चलना है, बहुत कम है, तो डेल्टा W बराबर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर त्रुटि अब नहीं मानी जाएगी क्योंकि यहाँ पे देखिए माइनस लगा दिया, इसका मतलब है कि r डैश प्लस डेल्टा r डैश ये इधर को चल रहा है, क्योंकि इधर चल रहे थे तो इसके प्रतिकर्षण के कार्य करना पड़ रहा था, अगर हम इधर चलेंगे तो कार्य प्राप्त होगा, इसीलिए माइनस साइन लगा दिया। तो डेल्टा W इक्वल टू माइनस Q/4πε0 r डैश स्क्वायर इंटू डेल्टा r डैश, यही जो एकांक सदिश है, तो एकांक मतलब बहुत छोटा है, उसको डेल्टा r डैश लिख दिया। तो समझिए कि क्यों यहाँ माइनस चिन्ह लगा है, क्योंकि डेल्टा r तो इतना हो गया, r डैश इधर है, इधर की ओर है, क्योंकि ये प्लस लगाया है ना, तो चलना इधर चाहिए, चल इधर रहे तो इधर धनात्मक था तो इधर ऋणात्मक होगा, इसलिए माइनस साइन। यहाँ ऋणात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि डेल्टा r डैश स्मॉलर देन 0, डेल्टा r डैश ये 0 से भी कम है, इसलिए नेगेटिव साइन आ गया। ये भी हो सकता है या इधर को चला जाए तो कार्य इधर प्राप्त होता है, इधर करना पड़ रहा है, इधर प्राप्त होगा तो भी निगेटिव होगा, और यहाँ पर निगेटिव इसलिए लग रहा है क्योंकि डेल्टा r डैश की वैल्यू बहुत कम रखी गई है, 0 से कम, इसलिए निगेटिव आ गया। तथा डेल्टा W धनात्मक है, जाहिर सी बात है कि इधर को ला रहे हैं तो कार्य करना पड़ रहा है, तो करने वाले को धनात्मक माना था,
यहाँ पर प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य धनात्मक होता है, तो धनात्मक माना है, तो इसलिए डेल्टा डब्ल्यू धनात्मक है। अब समीकरण 2.6 को r डैश इक्वल टू इनफाइनाइट से r डैश इक्वल टू r तक समाकलित करने पर बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य W प्राप्त होता है। तो अब समाकलित कर देंगे इसको, तो यहाँ पर देखिए W इक्वल टू माइनस अनंत से r पर लाया जा रहा है, तो ये इंटीग्रेशन का साइन समाकलन वाला है अनंत से r तक, और Q/4πε0 r डैश के स्क्वायर इंटू बहुत छोटे के लिए डी आर डैश हो गया, जैसे डेल्टा आर डैश लिखा है। तो ये हो गया, जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले आए, तो ये हमारा हो गया Q/4πε0 r डैश इनफाइनाइट से r तक। अब यहाँ पर देखिए अनंत से हम लोग r तक आ रहे हैं, तो कार्य करना पड़ेगा, तो कार्य करना पड़ेगा तो धनात्मक होगा, तो उसी हिसाब से देखिए यहाँ पर Q/4πε0 r डैश यहाँ पर धनात्मक चिन्ह हो गया अनंत से r तक, यानी Q/4πε0 r हमको प्राप्त हो गया। तो परिभाषा के अनुसार यह आवेश Q के कारण P पर विभव है। परिभाषा के अनुसार ये जो कार्य हमें करना पड़ रहा है यही P पर विभव है, R से P तक जो लाए वही तो विभव है, और कार्य जो किए वही कार्य विभव के रूप में बदल गया, इसी को विभव कहें या कार्य कहें। अतः वी आर इक्वल टू, देखिए R मतलब इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि ये R मतलब त्रिज्यीय दिशा को इंगित कर रहा है, तो इक्वल टू हो गया Q/4πε0 r। समीकरण 2.8 आवेश Q के किसी भी चिन्ह के लिए सत्य है। यद्यपि हमने इस संबंध की व्युत्पत्ति के समय Q को 0 से ज्यादा माना था, Q 0 से कम या V 0 से कम के लिए अर्थात अनंत से उस बिंदु तक एकांक परीक्षण धनावेश को लाने के लिए किया गया कार्य बाह्य बल द्वारा ऋणात्मक है। अब देखिए वही बात आ गई कि Q अगर 0 से कम होगा तो ऋणात्मक होगा, तो आवेश अगर ऋणात्मक होगा तो कार्य भी ऋणात्मक होगा, यानी हमको करना नहीं पड़ेगा, प्राप्त होगा। तो वही कह रहे हैं कि वहाँ धनात्मक माना गया था, ऋण देखिए अपने आप खुद ही आ गया। अब देखिए बता रहा है कि यह इस कथन के तुल्य है कि एकांक धनावेश को अनंत से बिंदु P तक लाने में स्थिर वैद्युत बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक है। यह ऐसा ही है जैसा कि होना चाहिए, चूँकि Q 0 से कम है के लिए एकांक धनावेश पर बल आकर्षी है, अतः स्थिर वैद्युत बल तथा विस्थापन अनंत से P तक दोनों एक ही दिशा में। अंत में यदि हम समीकरण 2.8 पर ध्यान दें तो पाते हैं कि यह समीकरण हमारे उस चैन से मेल खाता है जिसमें हमने अनंत पर विभव को शून्य माना था। तो अनंत पर विभव को शून्य माना है, तो देखिए जब धन है और धन को लाया जा रहा है तो जिस दिशा में हम ला रहे हैं उसके विपरीत दिशा में बल लग रहा था, लेकिन हम Q को जब 0 से कम मान लेंगे तो ऋण आवेशित हो जाएगा, तो इस पर बल खींचेगा चूंकि, तो बल भी उधर ही लगेगा जिधर हम ले जा रहे हैं। तो वही कह रहा है कि एकांक धनावेश पर बल आकर्षी है, अतः स्थिर वैद्युत बल तथा विस्थापन दोनों एक ही दिशा में हो जाएंगे, जिधर ले जाएंगे उधर ही आकर्षण बल, तो विस्थापन भी उधर है और ले भी उधर ही जा रहे हैं। अंत में यह हम समीकरण 2.8 पर ध्यान दें तो पाते हैं कि यह समीकरण हमारे उस चैन से मेल खाता है जिसमें हमने अनंत पर विभव को शून्य माना था। तो अनंत पर शून्य माना था, तो वहां से जो ला रहे हैं तो जो कार्य करना पड़ रहा है या जो स्थिर ऊर्जा को प्राप्त हुई, मतलब स्थिर ऊर्जा के रूप में संचित हुआ, वो किया गया कार्य की ऊर्जा, तो वही हमारा विभव है। अब देखिए कह रहा है कि चित्र 2.4 में यह दर्शाया गया है कि किस प्रकार स्थिर वैद्युत विभव समानुपाती होता है 1/r के, यानी 1/r के, तथा स्थिर वैद्युत क्षेत्र 1/r² की दूरी के साथ परिवर्तित होता है। तो इसको देख लेते हैं।
तो यहाँ पर देखिए ये वोल्टेज है और ये ई है, तो जाहिर सी बात है वोल्टेज में 1/r है, तो इसका जो कर्व होगा वो कम होगा, ढलान कम होगी। देखिए ढलान कम है और ई की ढलान ज़्यादा है, ई की ढलान ज़्यादा है। जितना नीचे में आर स्क्वायर में है, क्यूब में होगा तो और ढलान बढ़ जाएगी। तो वी की ढलान कम है और ई की ढलान ज़्यादा है। तो किसी बिंदु आवेश Q के लिए दूरी r में परिवर्तन के साथ विभव में परिवर्तन Q अपान 4πε0 प्रति मीटर के मात्रकों में नीला वक्र तथा दूरी r में परिवर्तन के साथ विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन Q अपान 4πε0 प्रति मीटर स्क्वायर काला वक्र है, तो काला वाला है। तो कुल मिलाकर के सिर्फ इतना बताना चाह रहे हैं कि 1/r है वोल्टेज, तो इसका ढलान कम है, और 1/r स्क्वायर है ई में, तो इसका ढलान ज़्यादा है। अब देखिए क्वेश्चन आ जाता है, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि आवेश 4 इंटू आवेश 4 × 10⁻⁷ कूलाम के कारण इसमें 9 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर विभव परिकलित कीजिए। अब देखिए जितना भी पढ़ा गया है, अगर आप क्वेश्चन निकाल ले रहे हैं तो जानिए कि आप सही से जान गए, अगर नहीं निकल रहा तो मतलब नहीं जान पाए। तो देखिए फार्मूला होता है V बराबर 1/4πε0 Q/r, तो 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, इंटू Q हमको दिया है इतने कूलाम, तो 4 × 10⁻⁷ कूलाम। डिस्टेंस दिया है 9 सेंटीमीटर, मीटर बदलेंगे तो 0.09 मीटर हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 4 × 10⁴ वोल्ट। दूसरे में क्या कह रहा है, अब आवेश 2 × 10⁻⁹ कूलाम को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। क्या उत्तर जिस पथ के अनुदिश आवेश को लाया गया है उस पर निर्भर करता है? बिल्कुल नहीं करता, अभी हमने ऊपर पढ़ा था। तो W = QV फार्मूला होता है, तो Q 2 × 10⁻⁹ कूलाम। वोल्टेज हमको दिया है, वोल्टेज हमने निकाल लिया है 4 × 10⁴ वोल्ट, तो ये आ जाएगा 8 × 10⁻⁵ जूल। ये पथ पर निर्भर नहीं करेगा, पाथ डिपेंडेंट नहीं है, तो नहीं कार्य पथ पर निर्भर नहीं होगा। कोई भी यादृच्छिक अत्यल्प पथ को 2 लंबवत विस्थापनों में वियोजित किया जा सकता है, एक r के अनुदिश तथा दूसरा r के लंबवत। बाद के प्रकरण के तदनुरूपी किया गया कार्य शून्य होगा। अगर लंबवत है तो कार्य शून्य हो जाएगा, क्योंकि W = Fs cos थीटा होता है, तो cos 90 का मान 0 होगा, इसलिए W 0 हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ भी लागू हो जाएगी सदिश के लिए। सदिश है तो दिशा सहित लेंगे तो cos 90 रखना पड़ेगा, तो 0 हो जाएगा लंबवत होने का। अब आगे आ जाता है वैद्युत विभव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव। इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे, आज बस यहीं तक।